तो अरविंद केजरीवाल पे इतने सवाल उठे और उनके करप्शन खासकर खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ाने में भी उनकी भी भूमिका रही है। वहाँ उस समय खालिस्तान के पैसे भी आए हैं उसकी पार्टी में। इतना सब कुछ हुआ है। लेकिन दिल्ली की जनता अभी भी अगर आप देखेंगे विधानसभा के दोनों इलेक्शन, कभी इतिहास में कांग्रेस और भाजपा को उतना वोट नहीं दिया, जितना अरविंद केजरीवाल को दिया। दिल्ली की जनता समझ क्यों नहीं पा रही? और आप उसको कैसे समझाएँगे? पहली बात तो ये है कि इस वक़्त मैं नहीं मानता कि दिल्ली की जनता समझ नहीं पा रही। क्योंकि मैं पिछले 1.5 महीने से नई दिल्ली विधानसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 40 में लगातार इस वक़्त विधानसभा में घूम रहा हूँ। डोर टू डोर कैंपेनिंग, जितने भी जे कॉलोनीज़ हैं, क्लस्टर्ड एरियाज़ हैं, और एक विलेज भी आता है पिलंजी विलेज। मैं सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा की भी बात करूँ, तो हम स्पष्ट तौर पे देख चुके हैं कि लोगों की 2 मुख्य समस्याएँ हैं। इवन जे एरियाज़ में भी पानी नहीं है। लोगों की अक्सर ये शिकायत है, आप जब उनसे बात करते हैं तसल्ली से, तो कहते हैं जॉब्स नहीं है। और ठेकेदारी प्रथा को पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से बढ़ाया, बात की थी कि लोगों को रेगुलराइज कर देंगे। गेस्ट टीचर्स की दिक्कतें देख लीजिए आप चाहे डीटीसी के एम्प्लॉयज को देख लीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट में आप जो टेम्परेरी या जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो वर्कर्स होते हैं, सबको प्रॉमिस किया गया था 2015 में कि आते ही हम आपको फुल टाइम परमानेंट जॉब्स देंगे। अब आप बस मार्शल्स पिछले लगातार 14 महीने से सड़कों पे बैठे, लगातार 14 महीने से। उसी प्रकार से डीटीसी बस एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो भी गेस्ट टीचर्स हैं एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, समस्या जो की त्यों बनी हुई है। इन्होंने सिर्फ 4000 नौकरियों का सृजन किया है संदीप जी, पिछले 10 सालों में 4000 जॉब्स। और जब आप झुग्गी झोपड़ी इलाकों में जाके बात करते हैं, जब आप एक आम व्यक्ति से बात करते हैं, तो समझ आता है कि उसका एक ही पेन है। वो कहता है ये 200 यूनिट की बात नहीं है। 200 यूनिट बिजली और कुछ पानी फ्री मिलना की बजाय यदि जॉब्स क्रिएट की जाती, लेकिन सारी जॉब्स को इन्होंने ठेकेदारी प्रथा में बदल दिया। ठेकेदारी प्रथा की अंदर की बात यह है संदीप जी की ठेकेदारी प्रथा से जो एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, उसका शोषण हो रहा है। प्राइवेट ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से प्राइवेट जॉब के लिए लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के लिए, इवन प्राइवेट जॉब के लिए लोग 50-50 हजार, 60-60 हजार इसलिए रिश्वत देते हैं। उनको लगता है खाली बैठने की बजाय 50 हजार दे भी दिए तो महीने के जो 12 से 14-15 हजार मिलेंगे, तो एटलीस्ट वो पैसा रिकवर हो जाएगा। ये आम शिकायत है यहाँ पे जब आप जाते हैं। दिल्ली की जनता समझ चुकी है, दिल्ली की जनता ये अच्छी तरह समझ चुकी है कि पिछले 10 साल में उनका किस प्रकार से शोषण किया गया। उनको लगातार कुछ रेवड़ियां बांट के उनका लगातार शोषण किया गया। उनको ये बताया गया कि हम आपको 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे और कुछ पानी फ्री दे देंगे, लेकिन जॉब्स को क्रिएट नहीं किया गया। पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। टैंकर माफिया ज्यों का त्यों बना हुआ है, इनफैक्ट बढ़ गया। टैंकर माफिया के नाम पे तो हम आए थे सत्ता में कि शीला दीक्षित, शीला रानी बड़ी सियानी, खा गई बिजली पी गई पानी। टैंकर माफिया की लड़ाई लड़ने आए थे और खुद टैंकर माफिया को बढ़ा के बैठ गए। नरेश बलियान को अभी गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार की गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को पार्टी में लगातार रखा गया। राज्यसभा की टिकटें बेची गई। क्या होता है संदीप जी, कई बार लोग आइडियोलॉजी, जब आम वोटर होता है ना, वो आइडियोलॉजी में नहीं जाता। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्होंने चंदे की लिस्ट हटा दी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज्यसभा की सीटें बेच के लाए गए। क्योंकि जो हंगरी बैलीज होती हैं, जो खाली पेट होता है, उसकी प्राथमिकताएं देशभक्ति या इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस नहीं होती। उसको ये लगता है कि मैं शाम को टेबल पे अपने परिवार के लिए रोटी कैसे लेके आऊंगा, हाउ वुड आई ब्रिंग फूड टू द टेबल फॉर माई फैमिली, मैं कल नौकरी कैसे कमाऊंगा। उस प्रकार की जब वो ये बातें सुनते हैं तो उनको लगने लग जाता है कि आइडियोलॉजी अपार्ट। तो एक आंदोलन के माध्यम से एक पार्टी आई, तब तो आंदोलन की वो थी ना, सैलाब था, तो उसमें ये किरदार ठीक नहीं थे, लेकिन समहाउ उस सैलाब में ये लोग आ गए। इसलिए धीरे धीरे जो इनका नकाब था वो उतरने लगा। आज सब लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इज ए डीप स्टेट गाय। इसको जॉर्ज सोरोस से लेके फोर्ड फाउंडेशन एंड जो ये मेगासिस से अवार्ड मिला, अब लोगों को कनेक्ट हुआ है पिछले 10 सालों में कि कैसे जो इसका अनार्की का मॉडल है वो डीप स्टेट फंडेड है।
और वो भी आप ये सोचे कि एक हर आदमी को समझ आ जाए, वो नहीं है। सेकंड, इसने जो वोट बैंक का ध्रुवीकरण किया, कांग्रेस का सारा वोट बैंक अल्टीमेटली पिछले विधानसभा इलेक्शंस में मुसलमान ने सारा वोट उनको दिया। लेकिन आज का मुसलमान लगातार दिल्ली में हम देखते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल से उतना ही नाराज है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो सैलरीज मिलनी चाहिए, सैलरीज जो मौलवियों को मिलनी चाहिए, वो मिलती नहीं है। इसने प्रॉमिस तो किया इन्होंने, लेकिन मिलती नहीं है। और अब लोग ये भी जानते हैं अच्छी तरह, एक और बात मैं आपके दर्शकों को के ध्यानाकर्षण लाना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री अब बन ही नहीं सकते 2025 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी, क्योंकि ये तो बेल पे आए हुए हैं। अच्छा, बेल पे विद कंडीशंस आए हुए हैं, तो ट्रायल तो अभी शुरू होना है शराब घोटाले का, तो ये तो चाहे तो भी नहीं बन सकते। और नई दिल्ली में लगातार सुनीता केजरीवाल और उनकी बेटी लगातार यहाँ पे लोगों के बीच में जाने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल तो नई दिल्ली विधानसभा के एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए, ये तो यहाँ दिखते ही नहीं है। लोग अब कहते हैं कि अरविंद तो आया नहीं पिछले 10 सालों से, क्योंकि हम जाके पूछते हैं कि एमएलए निधि कोष से आपके यहाँ पे क्या काम हुआ। इन्होंने 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ तो बना दिया एनुअल। आतिशी ने कुछ हफ्ते पहले अनाउंसमेंट की थी। दिल्ली में एमएलए निधि कोष, एमएलए लेड फंड, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड 10 करोड़ था, जो कि अपने देश में सबसे अधिक था किसी भी स्टेट वाइज। इन्होंने उसके 10 के 15 कर दिया। लेकिन जब जाके पूछते हैं तो पता चलता है कि अरविंद ने अपना बजट ही खर्च नहीं किया। सो लोग अब इनके समझ चुके हैं इनके मुखौटे को, एंड दे हैव अंडरस्टूड कि ये लोग यहाँ पर डिलीवर करने हैं। केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे, उनको लड़ने पर तो मुझे लगता है नहीं रोक होगा चुनाव पे। आपको ये है, ज्ञात है कि वो चुनाव लड़ेंगे तो आपके लिए फिर नई दिल्ली में एक बड़ी चुनौती भी हो सकती है। आपने नई दिल्ली चुना है, जैसे केजरीवाल ने शीला के विरुद्ध चुना था, आपने केजरीवाल के विरुद्ध लड़ना चुना है, तो ये एक बड़ा स्टेप है आपके द्वारा। देखिए, हमारी लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमने ये बोला है कि जहां से लड़ेंगे चुनाव केजरीवाल, जहां से लड़ेंगे केजरीवाल, वहां से ताल ठोकेंगे डॉक्टर मुनीश, वहां से ताल ठोकेंगे तो चुनावी ताल। तो हमने तो बोला है कि जहां से लड़ेंगे केजरीवाल, वहां से चुनावी ताल ठोकेंगे मुनीश। और ये आप स्लाइड जो आपने दिखाई, हम इनको महाभ्रष्टाचारी के तरह इनको पेश कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने नई दिल्ली के विकास में भी बाधा डाली और पूरी दिल्ली के विकास में इन्होंने बाधा डाली, बिकॉज ही इज द एपिटोम ऑफ करप्शन। ठीक है, उसके अलावा हमें ये आशंका है कि अरविंद केजरीवाल मैदान छोड़ के भागेंगे और अपनी वाइफ को नई दिल्ली विधानसभा असेंबली से उतारने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात है कि जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है जो चुनाव जीतने की मशीन बन चुकी है इस समय, और आरोप लगते हैं चुनाव आयोग का, ईवीएम मशीन का, लेकिन जीत तो वो रही है हर तरफ, और दिल्ली में वो अभी तक नहीं जीत पाई है। इसलिए खासकर गुजरात से आए हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह, दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। पिछली बार चुनाव में तो अमित शाह खुद रोड टहलने लगे थे, लोगों के दिल्ली कैंट में हमने देखा घर घर जाकर पर्चे बांट रहे थे, फिर भी वो जीत नहीं पाए। तो यदि अरविंद केजरीवाल से लोग गुस्सा भी होंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे या कांग्रेस की तरफ जाएंगे, कांग्रेस का तो है ही नहीं, आपको क्यों वोट देंगे? आपने क्या डिफरेंट दिखाया है केजरीवाल और भाजपा के अलावा? क्योंकि भाजपा सेकंड नंबर की पार्टी तो है दिल्ली में, और अगर गुस्सा है केजरीवाल से कोई तो भाजपा की तरफ भागेगा। पहले बात करते हैं भाजपा की। यदि आप पिछले 10 सालों का ग्राफ उठा के देखेंगे भाजपा का दिल्ली स्टेट के हिसाब से, तो आप देखेंगे कि भाजपा ने हमेशा ये चाहा है कि दिल्ली में वो केजरीवाल को जितवाए। दिल्ली में जो भी इनकी लीडरशिप है, कभी डिसाइसिव डिसीजन इन्होंने नहीं लिया। गृह मंत्री अमित शाह का अपने एग्जांपल दिया, वो आए उस वक्त कैंपेन किया, वो ठीक है, आखिरी 10 दिनों में कैंपेन करने से कुछ नहीं होता। लगातार इन्होंने ये सिग्नल दिया है कि दिल्ली स्टेट भाजपा के लिए मैटर नहीं करता। आई थिंक आपके दर्शक समझ जाएंगे, मैं इसकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। पिछले बार 2020 में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपना कैंपेन बिठा दिया। आपसे बात हो सकती है कि नहीं? कांग्रेस ने अपना कैंपेन बिठा दिया। उन्होंने क्या किया
कि उन्होंने जानबूझ के पहले कीर्ति आजाद को वहां पे प्रेसिडेंट नियुक्त किया, उसके बाद उन्होंने उसके बाद क्या किया कि एन वक्त बदल के सुभाष जी को ले आए, सुभाष चोपड़ा जी को, और इस प्रकार के स्टेप लिए कि अंततः चुनाव आते आते कांग्रेस का कैंपेन पूरी तरह बैठ चुका था और इंटरनली उन्होंने कहा कि आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कीजिए, और सारा मुस्लिम वोट भी वहां चला गया। इसलिए पिछले बार आम आदमी पार्टी इतनी फिर से पुरजोर ढंग से सत्ता में आई, 62 सीटें लेके। तो अब सिचुएशन अलग है। अब हम लोग, क्योंकि आपका प्रश्न है कि हम किस बेसिस पे लोगों से वोट मांग रहे हैं, हम लोग इस बात पे वोट मांग रहे हैं कि आप हमें समर्थन दीजिए, क्योंकि हम लोग अन्ना आंदोलन के पुराने सिपाही हैं। हम लोग कटिबद्ध हैं कि हम दृढ़ संकल्प हैं भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एवं गुड गवर्नेंस मॉडल को लाने के लिए एवं सोशल जस्टिस। देखिए, दिल्ली की समस्याओं का आप देखें तो अल्टीमेटली गवर्नेंस इश्यूज है यहाँ पे, क्योंकि एज ए सीईओ दिल्ली स्टेट को अरविंद केजरीवाल ने अबेंडन किया, उनको छोड़ दिया अपनी दूसरी महत्वाकांक्षाओं में। गवर्नेंस यहाँ पे बुरी तरह सफर हुई है। इसलिए जो भी आप समस्याएं देखते हैं, पोल्यूशन की, यमुना की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की, एवं सड़कें, धूल, गर्दी, कूड़ा करकट, ये सब गंदगी है, जो ये सब गंदगी है, ये सब देखते उसके पीछे गवर्नेंस फेलियर है। एमसीडी भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है। इसलिए हम लोगों के पास जा रहे हैं कि यदि आपकी जनता का टैक्स जनता के विकास के लिए लगाया जाए तो कोई माई का लाल भी आपको वो सुविधाएं देने से रोक नहीं सकता। और ये लोग एक जहां पे झुकी वहां पे मकान देने के प्रॉमिस की बजाय अपना शीश महल बनाने में लग गए, एंड आई थिंक इट हिट्स द कोर। और जैसे आप ये कह रहे हैं कि लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी को सीधे टिकट भाजपा दे रही है, भाजपा बड़ी पार्टी है, तो आपके कैंपेन में भाजपा पर आप टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली के कई काम को रोका है। तो केजरीवाल तो है ही दोषी, भ्रष्टाचार सब हम देख ही रहे हैं, और सत्ता में वो है तो उनसे ही सवाल पूछा जाएगा, उनपे ही आरोप लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो केंद्र की सत्ता में है, जिसको दिल्ली की जनता ने 3-3 बार पूरे के पूरे 7 सीट लोकसभा के दिए, इस बार भी दिए, पहले भी दिया, 19 में भी दिया, 14 में भी दिया और 24 में भी दिया, फिर भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हो, अथवा दिल्ली में अगर आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास है, यानी गृह मंत्रालय के पास है, अमित शाह के पास है। और दिल्ली में 84 के बाद मैं दिल्ली में 2002 से रह रहा हूँ, हमने कभी दंगे नहीं देखे थे। दिल्ली में हमने दंगे देखे और लगातार 3 दिनों तक दिल्ली जलती रही, और अमित शाह आदि और जो है आपको उस समय तो शायद राजनाथ सिंह थे गृह मंत्री, तो भारतीय जनता पार्टी, या नहीं अमित शाह ही थे शायद, तो भारतीय जनता पार्टी का हमने उसमें रवैया देखा, दंगा के को लेकर कोई भी हिंदुओं के पक्ष वाला रवैया नहीं था उनका। दिल्ली पूरी जली। उसके बाद दिल्ली में जहांगीरपुरी में मैं इतने दिनों से क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, मैं जागरण, नई दुनिया अखबार में, कभी भी हमारे प्रोसेशंस जो होते थे, मतलब हमारा जो शोभा यात्रा है धर्म का, रामनवमी का, महावीर जयंती का, कभी पथराव आदि नहीं हुआ मुस्लिम इलाके में। लेकिन आज हम जहांगीरपुरी से पथराव देख रहे हैं, पथराव लगातार हमारे शोभा यात्रा पे हो रहा है। दिल्ली पुलिस वहां पर पूरी तरह से फेलियर है। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस ने लोगों को कितना पीटा है, मारा है। दिल्ली को आपने शाहीन बाग में देखा कि दिल्ली वासियों को कितना पीड़ित किया गया, और अमित शाह मोदी के हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे और शाहीन बाग होने दिया गया, ताकि इससे मुस्लिम और हिंदू में डिवीजन हो कि हिंदुओं का और वोट हमें मिले। फिर किसान आंदोलन आप देख रहे हैं, वो भी कानून व्यवस्था ध्वस्त करके दिल्ली। तो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से अमित शाह के गृह मंत्री रहते चरमरा चुका है, ध्वस्त हो चुका है। क्या उस पर आपके कैंपेन में टारगेट है कि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को मोदी सरकार, अमित शाह या फिर केंद्र सरकार ने बर्बाद किया है, और दिल्ली के लोग बेवजह पूरे देश के आंदोलन को भुगत रहे हैं और बेवजह उन पर पथराव हो रहे हैं, जिहादी तत्व मजबूत हुए हैं दिल्ली में? इस पे आपके कैंपेन में आपने कभी इस पे बोला है, या क्या आपका इसमें मॉडल रोड मैप क्या है इसमें? संदीप जी, आपके क्वेश्चन से मैं 100% सहमत हूं। आपने बड़े अच्छे ढंग से विवेचना की है दिल्ली की दुर्दशा। दिल्ली का क्या हाल बताएं, सड़कों की क्या चाल बताएं। दिल्ली में जो भी समस्याएं हैं
उसको एक प्राइम एग्जांपल दूंगा आपके बात को आगे बढ़ाते हुए। पोल्यूशन का मुद्दा देख लीजिए, आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में 300 से ऊपर है, जो कि डेंजरस है ह्यूमन हेल्थ के लिए। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली की आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट पिछले 10 सालों में इनको कोई चिंता नहीं है? इनको कोई चिंता नहीं है कि दिल्ली में एक टॉक्सिक चैम्बर बनाया हुआ है जिसमें हम सब लोग गैस, जहरीली गैस पीने को मजबूर है? ये इनकी मंशा दिखाता है। दूसरा, जहां बीजेपी ने, जैसा मैंने पहले भी कहा पिछले प्रश्न के जवाब में, कि दिल्ली में बीजेपी आना ही नहीं चाहती, उनके डिसीजन इस किस्म के हैं ताकि अरविंद केजरीवाल पनपता रहे, और उन्होंने उसको पनपने नहीं दिया। इन दोनों को देव हैंड इन ग्लोव। और उसके अलावा प्राइमरली आप देखें तो दोनों ने टकराव की राजनीति की है। होम मिनिस्ट्री से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि दिल्ली की जनता सफर करे, क्योंकि उनको आम आदमी पार्टी के से टकराव की स्थिति चाहिए। अरविंद केजरीवाल तो है ही अनार्किस्ट, लेकिन अगर दिल्ली स्टेट की बात की जाए तो पिछले 10 सालों में दोनों पार्टियों ने दिल्ली की जनता के हित को साइड पे रख के आपसी पॉलिटिक्स खेली, और उनके एग्जांपल नहीं, लेकिन मैं इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के पास है, वो इस पे आपने जवाब नहीं दिया। और दिल्ली पहली बार दंगे देख रहा है, हिंदू अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहा है। वो ठीक है, वो चाहते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल रहे, लेकिन कानून व्यवस्था तो मोदी सरकार के पास है। मैं खुद दंगे में घिर गया था। आज दिल्ली वाले कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। एक नारंग अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, मुस्लिम भी वो आया और उसको मारकर चला गया। एक रिंकू आया मंगोलपुरी में, पड़ोसी उसके मुस्लिम पीठ में चाकू घोंप दिया, खत्म कर दिया। जहांगीरपुरी में दंगे, अभी 2 दिन पहले फिर से दंगे हुए हैं मलेच्छों के। मैं उस पे कह रहा हूं कि उस पे आप बीजेपी को घेरने के लिए कोई रणनीति है आपकी? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पूरा फेलियर तो केजरीवाल के कारण नहीं है, भाजपा के कारण है। राइट, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दिल्ली की जनता तंग आ चुकी है इस किस्म की डिवाइसिव पॉलिटिक्स से। रिलीजियस फ्रेंजी फैलाना, धर्म के नाम पे उकसाना, ये जनता भी देख चुकी है। अल्टीमेटली ये कहना बार बार कि बटेंगे तो कटेंगे, ठीक है, और इस प्रकार के एक है तो सेफ हैं, लोगों को समझ आ चुका है दिल्ली में भी कि अल्टीमेटली एक आम व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या है। आम व्यक्ति के एस्पिरेशन, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कलर का हो, उसकी आम व्यक्ति की विशेषता, आम व्यक्ति की आवश्यकता वही है कि उसको रोजी मिले, जॉब मिले, और अपनी फैमिली के साथ वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, सड़कें ठीक हो, स्कूल ठीक हो, और हेल्थ एक्सेस मिले। तो दिल्ली की जनता अभी भी जान चुकी है, और लगातार जब भी मुद्दे आते हैं रिलीजियस फ्रेंजी फैलाने के, तो उसे बीजेपी किसी प्रकार से कम नहीं है। लेकिन जब हम क्लस्टर्ड एरियाज में जाते हैं, जब आम व्यक्ति से बात करते हैं, तो उनका ये पेन झलकता है। लेकिन इसमें बीजेपी क्लियरली रेस्पॉन्सिबल है कि किस प्रकार से उन्होंने दिल्ली में न्याय और उसकी जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को उन्होंने ठीक ढंग से नहीं संभाला। किसान प्रोटेस्ट वो आपका बिल्कुल प्राइम एग्जाम्पल आपने दिया, और ये सच्चाई है कि किसानों की सिचुएशंस को हैंडल करने में बीजेपी नाकामयाब रही, और आम आदमी पार्टी ने उनको सपोर्ट भी किया, जाके वहां पे किसान आंदोलन के प्रोटेस्ट साइट्स पे।